हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है, मैंने बता दिया है पहले ही ऑलरेडी, मूविंग थिंग्स, people and ideas. From this line we can understand that moving things का मतलब ही है कि जो चीज़ें चलती रहती है, मतलब जो चलता है, और जो आइडियाज़ भी है, जो भी है, जो चलता है वही है मूविंग थिंग्स। और इसके अंडर में आता है मोशन। मोशन वो है जो जो चलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं मोशन। यहाँ पे देख लेते हैं सेंटेंस को। ऑल मूविंग थिंग्स एंड पीपल आर considered to be in motion whose position changes with respect to time। हम मोशन उसको कहेंगे जो चल रहा होगा। जैसे कि हम मान लें अभी 1 मिनट हो रहा है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और 2 मिनट बाद यहाँ से कहीं दूर गया हूँ, तो यहाँ से जो वहाँ तक गया एक टाइम पीरियड के दौरान, उसे हम मोशन कहेंगे। चलिए अब दूसरे वाले पे चलते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ मोशन। अभी मोशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला वाला है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन वो है, और उसका डेफिनेशन पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेक्टिलिनियर मोशन इज़ दैट मोशन इन व्हिच ए पार्टिकल और बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक कोई भी बॉडी या पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन के थ्रू चलता है तो वो होगा रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार इन स्ट्रेट रोड पे अगर एक कार चलता है तो ये रेक्टिलिनियर मोशन पे चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और दूसरा वाला है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वो होता है, जैसे कि पहले उसका डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो ऐसा है कि ए सर्कुलर मोशन इज़ दैट मोशन इन व्हिच ए पार्टिकल और बॉडी मूविंग इन ए सर्कल। अगर एक सर्कुलर मोशन में चलता है कोई भी बॉडी या पार्टिकल, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जो घड़ी का जो होता है, हैंड्स जो होते हैं, वो सर्कुलर मोशन में चलते हैं। या फिर हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि है, अगर हम पत्थर को रस्सी के एक कोने में बन के उसे घुमाते तो वो सर्कुलर मोशन में रोटेट होगा। ठीक है। और इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। और अभी डिस्कस करते हैं थर्ड वन, जो कि है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन वो है, ऑसिलेशन आप लोगों को पता होगा, इसका डेफिनेशन पहले बता देता हूँ। ऑसिलेटरी मोशन इज़ दैट मोशन इन व्हिच ए बॉडी मूव्स एंड, जो कि मतलब अगर एक जगह पे जैसे कि पेंडुलम की जो हैंड होता है नीचे जो लटकता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। अगर वो एक कोने से दूसरे कोना तक जाता है, जो जाने की जो प्रक्रिया है उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। ऑसिलेशन की प्रक्रिया से ये जा रहा है। एग्जांपल भी वही है, मोशन ऑफ ए पेंडुलम। तो और एग्जांपल चाहिए होगा तो हम बता सकते हैं कि मोशन ऑफ ए स्विंग, जो स्विंग होने की जो प्रक्रिया है वो भी ऑसिलेटरी मोशन में आता है। अभी चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस का मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। डिस्टेंस का डेफिनेशन है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन ए टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए जितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, यहाँ तक का ये डिस्टेंस होगा, कवर किया है जो इसने, ये डिस्टेंस होगा। जितने टाइम में वो गया है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस होगा। जितने स्पीड से गए वो डिस्टेंस होगा। मतलब पूरा जो, मतलब ये अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, और ये यहाँ से घूम के यहाँ तक जाता है, तो ये जो भी है जहाँ जहाँ तक गया है
टाइम, किसी एक टाइम पीरियड के दौरान, वो होगा डिस्टेंस उसका। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी देखते हैं अगला क्या है। ये ओडोमीटर। ओडोमीटर ये है एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ओडोमीटर के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं। अगला जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट के पहले आप लोगों को मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो डिफरेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, और ये यहाँ से यहाँ जाके फिर वहाँ जाके यहाँ से आके यहाँ तक जाता है, तो फिर भी इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, और पूरा अगर पाथ कवर करते हैं तो ये होगा उसका डिस्टेंस, और बस यहाँ से कितना तक आया है, मतलब हिला कहाँ से कहाँ तक हिला है, वो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है, है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ये यहाँ से सपोज ये यहाँ से डायरेक्शन से यहाँ तक जाता है, तो उसकी एक डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड उसका एक वैल्यू भी होगा, तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्कस करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड के बारे में डिस्कस करने से पहले हम पहले उसका डेफिनेशन बता देते हैं। और डेफिनेशन ये है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड वो है ये जिसमें एक ऑब्जेक्ट किसी एक जगह से कई कुछ दूरियां तय करता है किसी एक टाइम इंटरवल में, उसे कहते हैं स्पीड। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू डी बाई टी। इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सम्स भी आते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट का आपको डिस्टेंस दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा, बताएगा कि इसका स्पीड बताइए, स्पीड कितना है, तो हम इसे चेंज करके बता सकते हैं। और तो ये है स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और इसे मीटर पर सेकेंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड का पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन ऐसा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, देखिए एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल, एक गिवन टाइम इंटरवल में जो एवरेज स्पीड होगा उसको डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस गया है, टू द टाइम टेकन, कितना टाइम लेके कितना डिस्टेंस तक गया है, वो होगा उसका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं हम टोटल टाइम कवर्ड बाय ए पार्टिकल और बॉडी बाय, सॉरी ये टोटल टाइम नहीं, टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन टोटल टाइम, ये होगा एवरेज स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट और पार्टिकल जो भी है वो होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो है द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट तो जिसका जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड भी है और वैल्यू भी है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक कितने टाइम पीरियड में होता है, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल्स टू डी बाई टाइम। डी मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, और इसका स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट और ये मैग्नीट्यूड दोनों है। ठीक है,
तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं अगला, जो कि है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी वो है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन ए टाइम टेकन। ये एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी एवरेज स्पीड का जो था वो था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और एवरेज वेलोसिटी का जो है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम में कितना डिस्टेंस गया है उसे हम एवरेज स्पीड कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी। और अभी डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन वो है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द रेट ऑफ कितने एक टाइम पीरियड में कितना वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट का, उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल में कितना गया है, इसे कह सकते हैं हम एक्सेलरेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक में जाने के पहले हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मोशंस के अंडर में आता है यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन है एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और एक है जो कि है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो यूनिफॉर्म में नहीं है। इफ ए स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन देन बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के लिए हम ले लेते हैं एक, जो कि है अगर आता है कि टाइम डिस्टेंस और टाइम का जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बनाने के लिए, तो यूनिफॉर्म जो है वो होगा कुछ ऐसा होगा, ये हम लोगों को पता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, और ये जो एक्स एक्सिस है ये दिखाएगा टी टाइम को, और ये जो है ये दिखाएगा टी मतलब डिस्टेंस को दिखाएगा, कितना डिस्टेंस जाता है। तो ये वाला जो होगा यहाँ से जो जाएगा ये होगा, ये ग्राफ होगा यूनिफॉर्म स्पीड मतलब मैंने बताया था आपको यूनिफॉर्म मोशन जो है उसके अंदर में जो आएगा ये होगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। और नॉन यूनिफॉर्म का भी दिखा देता हूँ मैं, जो कि है ऐसा होगा, और इसका एक्स एक्सिस होगा ये, और ये वाई, और ये होगा टाइम, और ये डिस्टेंस। और अगर ये ग्राफ ऐसे जाता है कि यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब अगर स्पीड थोड़ा कम हो रहा है या फिर कहीं और पे जा रहा है, तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ होगा ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इक्वेशंस ऑफ मोशंस के कुछ इक्वेशंस है जो हमें पता होना चाहिए। वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और यहाँ पे v क्या है हमारा, v है वेलोसिटी। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो होगा u, और एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये हमारा a, और टाइम जो है जो टाइम उसने टेक किया है वो होगा t। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट करके प्लस कर दे तो हमें मिल सकता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल्स टू हाफ प्लस ए टी। ठीक है, और यहाँ पे टर्म्स के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे है जो है सेकेंड इक्वेशन का u तो है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, और a एक्सेलरेशन और t टाइम है फिर से। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन जो है वो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा जो डिस्टेंस कवर किया है उसने वो होगा s, और ये क्या है, ये है आपका एक्सेलरेशन, v होगा फाइनल वेलोसिटी, u होगा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यह इतना तक था इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में। अभी डिस्कस करते हैं
नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट है फोर्स। ठीक है, फोर्स वो होता है, फोर्स के बारे में पहले डेफिनेशन समझते हैं। या पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, उसके लिए कुछ एनर्जी या फिर फोर्स चाहिए होगा, नहीं तो ये नहीं खुल सकता। तो उसे हम कहेंगे, सपोज़ कोई भी एक सरफेस पे एक बक्सा रखा हुआ है और हम अगर इसको यहाँ से पुश करते हैं तो ये आगे जाएगा, है ना, नहीं तो ये नहीं जाएगा। तो ये जो हम यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, इसे पुश करके यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं। सपोज़ ये एक इंसान है जो कि ये पुश कर रहा है इसे और यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, और फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। न्यूटन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। और सीजीएल में एसआई यूनिट 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू है 10⁵ डाइन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मोशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा न्यूटन के मोशन ऑफ लॉज के मोशंस के बारे में। और पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पहले बता देता हूँ। ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के बारे, अगर एक बॉडी मोशन में रहता है तो ये, चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप, या फिर मैं कोई भी बस में जा रहे हैं और बस ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है बस, और कार कुछ भी है या फिर बाइक, और अचानक से ये हम जाना ही चाहते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, और अगर हम अचानक से ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। और इसका कारण है कि हमारा बॉडी हमेशा उसी स्टेट में, मतलब मोशन ऑफ स्टेट में रहना चाहता है, स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है, इसीलिए हम वहाँ पे जाके सामने झुक जाते हैं। यह है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, और फिर न्यूटन्स के नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। नेक्स्ट लॉ है F इज इक्वल्स टू एम ए। और यहाँ पे जो F इज इक्वल्स टू एम है फोर्स अप्लाइड, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन। और इसका भी ऐसा यूनिट है, क्या है, फोर्स। एज फोर्स है तो फोर्स का 2 था न्यूटन, तो ऐसा यूनिट होगा न्यूटन। ठीक है, इसका F इज इक्वल्स टू एम याद रखिएगा। एक बार डिफिनेशन बता देता हूँ। द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मास। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम सब लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता है, जो कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। सपोज अगर हम किसी एक नाव में पैर रखते हैं, तो पैर रखने से क्या होगा, नाव में किसी एक सरफेस से, मतलब घाट से हम पैर रखते ही वो सामने की तरफ चला जाता है। ये इसलिए है कि वहाँ पे भी हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और सामने की तरफ भी कर रहे हैं, तो इससे होगा कि हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में याद आएगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं फायरिंग ऑफ ए गन। अगर देखिएगा आप लोग, अगर किसी ने देखा होगा तो किसी वीडियोज़ में, कि अगर कोई एक सोल्जर है और वो फायर कर रहा है, तो फायर करते वक्त, मतलब मशीन गन एंड ऑल, तो वो क्या करता है कि उसे अपने कंधे पे लगा लेता है, क्योंकि अगर वो फायर करेगा तो जो गोली निकलेगा उसके ऑपोजिट में एक रिएक्शन भी होगा, जो रिएक्शन उसके कंधे पे लगता है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं तो वो होगा, अगर हम एक बॉल को, टेनिस बॉल को दीवार पे मारते हैं, तो मारने के बाद वो जितना ज़ोर से मारेंगे उतने ही दूर आके गिरेगा। तो अगर जितना दूर आके गिरता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए होता है। टू एवरी एक्शन, यहाँ पे हम एक्शन करते हैं और रिएक्शन हमारे ऊपर आके गिरता है। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन, पहले एक डेफिनेशन बताता हूँ मैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। द फोर्स
acting along two surface in contact which oppose the motion of one body over the surface of another body is called friction. मान लीजिए एग्जांपल लेके समझते हैं हम। फ्रिक्शन वो है, अगर समझ लीजिए हम बाइक जो चलाते हैं, किसी के कोई बाइक स्कूटी जो भी हम चलाते हैं, उसके हैंडल जो है जिसमें हम पकड़ते हैं वो उसका सरफेस जो होगा थोड़ा सा रफ होगा। देखना आप लोग, रफ इसलिए होता है ताकि हमें फ्रिक्शन मिल सके और इससे हाथ छूटे ना हमारा। फ्रिक्शन वही है। और या और बहुत सारे एग्जांपल है फ्रिक्शन का। सपोज़ पेन जो पकड़ते हैं हम, अगर आपके पास वो 5 रुपये वाला क्या होता है ना, स्मार्ट जेल होगा, तो उसमें देखना थोड़ा सा जगह रफ रहता है। ये रफ इसलिए रहता है क्योंकि हम उसे पकड़ सके। और एग्जांपल है शायद जो रोड बनता है, ब्लॉक बैठता है या फिर कुछ भी, वहाँ भी एक फ्रिक्शन जैसा रहता है। गैप पे जो है वो फ्रिक्शन जैसा रहता है। ये फ्रिक्शन के एग्जांपल्स हैं, आप लोगों को बताया मैंने। अभी डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन के अंडर में भी 2 फ्रिक्शन आता है, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक के अंडर में आता है रोलिंग, एक है स्लाइडिंग और दूसरा जो है वो है रोलिंग। ठीक है, आप लोग समझ जाना। स्लाइडिंग तो स्लाइडिंग वो है, सपोज किसी एक ऑब्जेक्ट को हम एक सरफेस में, सपोज ये एक सरफेस है, और या फिर हम अगर मॉल में जाके देखना, आप लोग दूर से दौड़ के जाके सपोज यहाँ पे अगर रुक जाते हैं हम, तो फिर भी नहीं रुकते क्योंकि उसका सरफेस में उतना फ्रिक्शन नहीं होता, और हम स्लाइड करते हुए यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, जो कि मना है, लिखा भी होता है स्लाइडिंग, मतलब ये पनिशेबल ऑफेंस है। और फिर है, ये तो था स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल। और फिर रोलिंग फ्रिक्शन वो है, सपोज एक किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी गोल है या फिर कुछ भी, या फिर हम ही रोल करके जाते हैं, रोल करके किसी सर्फेस के ऊपर से जाते हैं, तो वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन हमारा। ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो वो होगा व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। एक बॉडी अगर किसी और सरफेस के बॉडी के ऊपर रोल स्लाइड करते हुए जाता है, अनदर बॉडी, देन फोर्स अपोजिंग द मोशन इज कॉल्ड, जो फोर्स होगा उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और फिर आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन पे। व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया रोल करते हुए जाता है, तो उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। एक छोटा सा टर्म है जो है फ्लूइड फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। ठीक है, इतना ही इसके बारे में हो जाएगा आई थिंक। अभी बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अगर हम एक रस्सी को पकड़ के दूसरी तरफ एक पत्थर बांध के उसे घुमाते हैं, तो यहाँ पे जो मोशन होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंडर में कुछ आता है, एक है एंगुलर वेलोसिटी, एक सेंट्रीब्यूटल फोर्स, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंगुलर वेलोसिटी जो है उसके पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, उसे कहते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो है एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, और इसमें जो एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन सब्जेक्ट अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी। और उसके बाद में आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स वो है, अगर किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में जो घूम रहे हैं उसे चेंज करने के लिए जो फोर्स हम देते हैं उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, जो यहाँ पे नहीं है। और फिर बात करते हैं अगला टॉपिक नंबर 3, जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम SUD फोर्स भी कहते हैं।
ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका अगर हम बात करें तो ए स्यूडो फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दैट इज इक्वल टू द इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वल और अपोजिट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट है हम ऑलमोस्ट एंड में आ गए हैं। हम लोगों ने बहुत सारा जो भी है उन सब का डिस्कशन किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोगों को पता होगा, मोशन ऑसिलेशन जो है, ऑसिलेशन का ही एक पार्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एक नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो हमारे टॉपिक में नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। पेंडुलम का जो है, पेंडुलम अगर एक जगह से एक जगह तक आता है तो सपोज़ यहाँ पे तो ब्लैंक पेज नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। सपोज़ ये एक पॉइंट है और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं। यहाँ पे जो बॉल होगा एक रस्सी को बांध के अगर एक पॉइंट से छोड़ते हैं तो यहाँ से फिर यहाँ तक आएगा, यहाँ से स्लाइड करते हैं और फिर यहाँ तक जाएगा, राइट, और फिर से यहाँ तक आएगा। तो ये जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये पूरा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर में होता है। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, जो कि है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में डिस्कस करने लायक उतना कुछ है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। सिंपल पेंडुलम तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। ये रस्सी के बारे में बता रहा था मैं आप लोगों को, और पेंडुलम का घड़ी आपने देखा है हुआ, जो एक यहाँ पे एक स्टिक होता है। अगर ये रेस्ट मोशन पे रहता है, ये जो पॉइंट है ये होगा इसका रेस्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, और अगर ये यहाँ तक हमने खींच के इसे छोड़ दिया और यहाँ तक आता है तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होगा, राइट। इसे पेंडुलम कहते हैं। और पेंडुलम के बारे में अगर एक कुछ बताऊँ मैं, सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं, तो एक स्मॉल हैवी मेटलिक मेटलिक बॉब मतलब वो जो होता है गोल मोटा सा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ए स्मॉल हैवी बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। एक जो रिजिड सपोर्ट जो एक वो उसका थ्रेड या फिर कुछ भी होता है जिससे वो लटका हुआ होता है, उसके बारे में बात करें। रिजिड सपोर्ट बाय एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज कॉल्ड। एक एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के द्वारा जो लगा हुआ होता है उसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, और अभी कुछ और टॉपिक है जो कि है, हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर सकते हैं। देखते हैं खाली पेज कहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी वो है द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस मेड बाय द पार्टिकल इन ए सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। एक्चुअली ऑक्सीलेशन का फ्रीक्वेंसी वो है जो द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, कितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ले रहा है ए पार्टिकल, वो है सपोज वी वेलोसिटी है हमारा, और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी बाई लेमडा। ठीक है, सी बाई लेमडा इज इक्वल टू, ये है फ्रीक्वेंसी। लेमडा को हम फ्रीक्वेंसी की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ है, और एक वर्ड है जो कि है थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट, और थ्रस्ट के बारे में हम अगर बात करें तो इसका भी द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स लगता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस का परपेंडिकुलर करके, तो उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। उसका भी ऐसा यूनिट है, थ्रस्ट का जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। और कुछ यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही हम सीटेट की सारे टॉपिक्स को, साइंस के सारे टॉपिक्स को एक एक करके पूरा कंप्लीट करने के लिए देख रहे हैं, और आई होप हो जाएगा। अगर होता है तो हम फिर मैथ्स का जो है, मैथ्स का भी कुछ टॉपिक डिस्कस, एटलीस्ट बेसिक पार्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक
Thank you everyone. Thank you for watching this video. Goodbye. Take care.